और ये जो कार्बन 2 टाइप्स के हैं, यहाँ पे वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी। कार्बन आयु निर्धारण पद्धति या प्राकृतिक कार्बन 14 के किरणोत्सारी क्षय पर आधारित है। यह विलार्ड लिबी इनके द्वारा 1954 में विकसित की गई थी। ये जो साइंटिस्ट थे विलार्ड लिबी, इन्होंने ये कार्बन 14 की खोज की थी और इसके लिए इनको 1960 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन MCQ में आ सकता है कि कार्बन 14 की खोज किसने की और उनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, या 1960 में उनको कौन सा नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो उनको रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, उसके बाद हमारा जो 5वां एविडेंस है, 5वां जो प्रमाण है वो है कनेक्टिंग लिंक, मतलब जोड़ने वाला एक दूसरे को, मतलब कैसा कि इंसान और बंदर को जोड़ने वाला कोई चीज़ होगा, वैसे ही अलग अलग प्राणियों को, अलग अलग चीज़ों को कौन जोड़ रहा है उसके बारे में। तो यहाँ पे आपके बुक में दिया नहीं है कुछ, 5वां प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप लोग इसको 5th डाल के 5वां डाल के वहाँ पे लिखिए कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, अब कनेक्टिंग लिंक में हमको ये 3 डायग्राम दिया हुआ, 1 2 3। ठीक है, ये तीनों डायग्राम हम लोग को कुछ बताते हैं। क्या बताते हैं हम लोग यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, कुछ वनस्पति और प्राणी में कुछ शारीरिक लक्षण इस प्रकार के होते हैं कि उनकी सहायता से उनके दूसरे 2 भिन्न समूहों से बंधन जोड़ा जाता है। ठीक है, कनेक्ट किया जाता है, बंधन को जोड़ा जाता है 2 अलग अलग चीज़ों को। ठीक है, इसलिए उन्हें संयोजी कड़ी कहते हैं। तो 5वां जो हमारा है वो संयोजी कड़ी या फिर कनेक्टिंग लिंक, क्या बोलते हैं, संयोजी कड़ी या फिर कनेक्टिंग लिंक। तो आप लोग 5वां हेडिंग यहाँ पे डालो, यहाँ पे 5 करके लिखो, संयोजी या फिर कनेक्टिंग लिंक, संयोजी कड़ी या फिर कनेक्टिंग लिंक। आपके बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे पेरिपेटस एक ये है पेरिपेटस। ठीक है, ये जो पेरिपेटस है ये उदाहरण है किसका, इस प्राणी में सखंड कृमि प्राणियों जैसे खंडभूत अंग, पतले उपचर्म तथा पार्श्वपाद अवयव दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से प्राणियों में संधिपाद प्राणियों की तरह श्वासन लिका और खुला रक्त परिसंचरण संस्थान पाया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पेरिपेटस जो है यह एनिलिडा और संधिपाद प्राणी, इन दोनों प्राणियों को जोड़ने वाली संयोजी कड़ी है। ठीक है, ये एनिलिडा क्या होता है और संधिपाद क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग इसी साइंस 2 में चैप्टर नंबर 6 में डिटेल में पढ़ेंगे। बस आप लोग यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल जो तीनों दिया वो एग्ज़ाम्पल याद कर लो, और ये एग्ज़ाम्पल, ये तीनों चीज़ किस चीज़ को कनेक्ट करते हैं वो याद रख लो। तो पेरिपेटस जो है वो 2 क्यों करता है, एक रेप्टाइल मतलब जो चलते हैं ज़मीन पे रेंग के चलते हुए, तो इसमें आप लोग को ये आर्थ्रोपोडा के जैसा क्या दिखाई देता है, एंटीना हेड पे दिखाई देता है, छोटे छोटे लेग दिखाई देते हैं इसमें। तो ये श्वासन लिका को इंग्लिश में हम लोग आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा ये दोनों को जोड़ता है, क्योंकि इसमें दोनों कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। एक तो इसमें लेग होता है, एंटीना हो रहा है जो कि श्वासन लिका में होता है, और ये प्राणी ऐसा है जो एनिलिडा के जैसा भी है, मतलब ये जो प्राणी है वो किसी 2 समूहों को जोड़ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार डकबिल ये, तो उसी प्रकार डकबिल
प्लेटिपस यह प्राणी सरीसृप प्राणियों की तरह अंडे देता है, परंतु दुग्ध गंधी और शरीर पर बाल के कारण स्तनधारी प्राणियों से संबंध दर्शाता है। मतलब जैसे स्तनधारी प्राणी जो होते हैं वो बच्चे देते हैं, ठीक है, और सरीसृप जो प्राणी होते हैं वो अंडे देते हैं। लेकिन ये जो डक बिल प्लेटिपस है ये सरीसृप के जैसा अंडा देता है, लेकिन इसमें जो है स्तनधारी प्राणियों के जैसा इनमें दुग्ध ग्रंथि मतलब ब्रेस्ट होता है और इनके शरीर पे बाल होता है, जबकि सरीसृप में बाल नहीं होता है। ठीक है, तो ये दोनों को सरीसृप को और स्तनधारी प्राणियों को जोड़ने का काम करता है। मतलब जो सरीसृप थे उसके बाद ये बना डकबिल प्लेटिपस, और डकबिल प्लेटिपस के बाद हमारे पास स्तनधारी प्राणी का निर्माण हुआ। ये सब किस लिए हुआ, किसके वजह से हुआ? उत्क्रांति या फिर एवोल्यूशन की वजह से हुआ, और ये उसका एविडेंस है, ये उसका प्रमाण है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है लंग फिश। लंग इंग्लिश में लंग किसको बोलते हैं? फेफड़े को। ठीक है, तो लंग फिश यह मछली होने पर भी फेफड़े द्वारा श्वसन की प्रक्रिया करता है। ठीक है, मछली है लेकिन इसमें फेफड़ा है। इस उदाहरण से क्या समझ में आता है कि तो स्तनधारी प्राणी में हम लोग भी आते हैं। स्तनधारी प्राणी मतलब मैमल्स, जिसमें हम लोग इंसान लोग भी आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इंसान में फेफड़ा होता है, लंग्स होता है। मछलियों में लंग्स नहीं होता है, वो अपने गिल्स के वजह से सांस लेते हैं। ठीक है, तो जो ये मछली है वो उसमें हम इंसान के जैसा, गाय बैल के जैसा इनमें फेफड़ा होता है, और ये पानी में मछली है। ठीक है, और इसमें मछलियों का भी कुछ लक्षण है। तो ये क्या करता है, ये मछली यानी सरीसृप को और स्तनधारी प्राणियों को जोड़ता है। ठीक है, तो ये भी एक संयोजी कड़ी है। तो आपको ये तीनों उदाहरण अच्छे से याद रखना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आगे अगर आप लोग हायर क्लास में साइंस लेंगे तो ये सब चीज़ साइंस में हर एक चैप्टर में इसका उपयोग होगा। हेरिडिटरी कैरेक्टर, जीन, जेनेटिक मटेरियल, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इस चैप्टर में जैसे हम लोग आगे पढ़ें, ये सब चीज़ पूरे साइंस में, बायोलॉजी में आपको यूज़ आते रहेगा। ठीक है, ओके। अब मैं हमारा जो लास्ट छठवां जो एविडेंस है, जो प्रमाण है, वो ये है कि भ्रूण विज्ञान का प्रमाण या एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, तो भ्रूण विज्ञान मतलब बच्चे का बनना, पेट में जो बच्चे बनते हैं वो कैसे बनते हैं वो एविडेंस दिखा रहा है। इंसानों में पुरुष का और महिलाओं का दोनों के, महिलाओं के अंडे से और पुरुष के स्पर्म से, ठीक है, इन दोनों के मिलन से एक स्ट्रक्चर बनता है, और वो स्ट्रक्चर थोड़े दिन के बाद एम्ब्रायो कहलाने लगता है, भ्रूण कहलाने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायग्राम दिया, मछली, सैलेमंडर, कछुआ मतलब टर्टोइज, मुर्गी यानी चिकन, पिग्स, काऊ, रैबिट और ह्यूमन। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इसमें हमको ये फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज, 3 स्टेज दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इन सब के फर्स्ट स्टेज को देखेंगे, या वो मछली हो या सैलेमंडर हो, पिग्स हो, गाय हो, खरगोश हो, मनुष्य हो, सब के सब भ्रूण अवस्था में एक जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे ये भ्रूण बढ़ते हैं वैसे वैसे इनमें चेंजेस आने लगते हैं। जैसे कि ये सेकेंड जो स्टेज है उनमें हम लोग देख सकते हैं कि मछली थोड़ा अलग दिख रहा है,
कछुआ थोड़ा अलग दिख रहा है, खरगोश थोड़ा अलग दिख रहा है और इंसान थोड़ा अलग दिख रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये बड़े होते गए वैसे वैसे इनमें चेंजेस आते गया। और ये जो लास्ट में थर्ड स्टेज है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि मछली का शेप अलग है, मनुष्य जो है उसमें शेप अलग है। तो ये क्या एविडेंस है कि इसमें जो इसके जो इनिशियल स्टेज है इन सब में एक कॉमन चीज़ है, मतलब उनका जो ओरिजिन है एक जैसा है, लेकिन जब वो धीरे धीरे बढ़ते गए तो उनकी जो वृद्धि हुई वो एक दूसरे स्ट्रक्चर में दूसरे प्रकार का स्ट्रक्चर निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये क्या है, इस भ्रूण विज्ञान का प्रमाण है, एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंसेस है। इसमें लिखा क्या हुआ है हम लोग देखते हैं। 7 की आकृति में विविध समपृष्ठ रज्जु प्राणियों के भ्रूण वृद्धि के विभिन्न स्तरों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर ऐसा दिखाई देता है कि प्रारंभिक अवस्था में सभी एम्ब्रायो में काफ़ी समानता दिखाई देती है और विकास के अगले चरण में भिन्नता दिखाई देती है। प्रारंभिक अवस्था में सभी भ्रूण में काफ़ी समानता दिखाई देती है और विकास के अगले चरण में भिन्नता दिखाई देती है। प्रारंभिक अवस्था की समानता से सभी प्राणियों के पूर्वज एक ही होंगे ऐसा प्रमाण होता है। मतलब ये जो सभी प्राणी है, मछली, सैलेमेंडर, कछुआ, मुर्गी, गाय, खरगोश, मनुष्य, ये सब जो प्राणी है इनके पहली अवस्था को, पहले स्टेज को देख के, इनकी जो पहली स्टेज है इसको देख के यह साबित होता है कि इनके जो पूर्वज हैं, इनके जो एंसिस्टर हैं वो कोई एक ही होंगे, एक कॉमन एंसिस्टर होगा। ठीक है, तो ये भी एक एवोल्यूशन का एविडेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एवोल्यूशन ख़त्म हुआ, एवोल्यूशन, थियरी ऑफ एवोल्यूशन। और तो हम लोग ने आज इसमें एवोल्यूशन यानी उत्क्रांति क्या होती है, थियरी ऑफ एवोल्यूशन मतलब उत्क्रांति का सिद्धांत क्या है, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन मतलब उत्क्रांति के प्रमाण क्या हैं। 6 प्रमाण हम लोग ने पढ़े, उसमें से वो 6 प्रमाण क्या हैं। तो सबसे पहला प्रमाण जो था वो है आकारिक प्रमाण या मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस या बाह्य रूप की प्रमाण। दूसरा जो प्रमाण था वो शरीर विज्ञान का प्रमाण, ठीक है, यानी एनाटॉमिकल एविडेंस था। तीसरा था जो वो अवशेषांक था यानी वेस्टिजियल ऑर्गन। और चौथा जो हमने पढ़े वो जीवाश्म विज्ञान संबंधी प्रमाण या जीवाश्म विज्ञान या पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस था। ठीक है, और जो हमारा 5th था वो हमारे बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको आप लोग लिख लीजिए। 5वां जो है वो है संयोजी कड़ी यानी कनेक्टिंग लिंक का एविडेंस। ठीक है, और हमारा 6th जो है वो ये है कि भ्रूण विज्ञान का प्रमाण। ठीक है, तो ये रहे हमारे एवोल्यूशन। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, मतलब डार्विन्स थियोरी ऑन नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, जो चार्ल्स डार्विन ने विविध प्रदेशों के वनस्पति तथा प्राणी के असंख्य नमूने इकट्ठा किए और उनके निरीक्षण से डार्विन ने जो सक्षम होता है वही अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, यह बताने वाला प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रसिद्ध किया। मतलब चार्ल्स डार्विन जो थे, ये साइंटिस्ट, ये एक बायोलॉजिस्ट मतलब जीव शास्त्री थे। इन्होंने अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग स्टेट से अलग अलग वैरायटी के वनस्पति, प्राणी, बहुत सारे असंख्य नमूने लिए और इन सबको निरीक्षण किया, इन सबको ऑब्ज़र्व किया और इन्होंने बताया कि जो प्राणी, जो वनस्पति सक्षम होता है वही अपना एग्जिस्टेंस, अस्तित्व को बनाए रखता है। और ये बताने के लिए कि जो सक्षम होता है वही अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, इस चीज़ को बताने के लिए डार्विन ने एक थियरी दिया, एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत को बोलते हैं डार्विन्स थियरी ऑन नेचुरल सिलेक्शन यानी
प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, जो कि बहुत फेमस हुआ, बहुत प्रसिद्ध हुआ। डार्विन ने इसके अलावा ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ यह पुस्तक भी लिखी और ये भी बहुत प्रसिद्ध हुआ। इसमें स्पष्टीकरण देते हुए डार्विन ने कहा कि सभी सजीव असंख्य मात्रा में पुनरुत्पादन करते हैं। यह सभी सजीव एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं और जो एक प्रकार से जानलेवा होता है। इस प्रतियोगिता में जीतने के लिए जो सजीव आवश्यक गुणधर्म दर्शाता है वही जीवित रहता है, परंतु प्राकृतिक चयन भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रकृति में केवल अनुकूल सजीव ही जीवित रहते हैं, बाकी के नष्ट हो जाते हैं। मतलब डार्विन अपना इन्होंने जो पुस्तक लिखी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, इसको बताते हुए यह बोले कि जो सजीव जो होते हैं अपना जनरेशन बढ़ाते रहते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन करते हैं, पुनरुत्पाद करते हैं, और वो बहुत अबंडेंट होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। और फिर ये सजीव एक दूसरे से आपस में कंपटीशन करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं, जो कि एक तरीके का जानलेवा भी होता है। मतलब कंपटीशन में कोई एक ही जीतेगा, कोई एक हारेगा। तो डार्विन के हिसाब से जो प्रतियोगिता को जीतेगा, जो सजीव, वो आगे की जनरेशन के लिए एग्जिस्ट करेगा, और जो नहीं जीता वो वहाँ से उसकी एग्जिस्टेंस जो है धीरे धीरे, उसका अस्तित्व जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पूरे के पूरे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो प्रतियोगिता जीतता भी, उसको कुछ आवश्यक गुणधर्म दर्शाना ज़रूरी है। मतलब कंपटीशन तो जीत गया, लेकिन जीतने के बाद क्या पर्यावरण में जो आसपास का सराउंडिंग है, जो आसपास का पर्यावरण है, क्या उसमें वो फिट बैठ रहा है? क्या उस जो जीत चुका है वो उसके हिसाब से वो पर्यावरण है कि नहीं है? ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति में केवल अनुकूल सजीव ही जीवित रह सकते हैं, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। मतलब अगर इंसान को हमेशा बर्फ़ में रखा जाए तो इंसान भले से ही एक दूसरे सजीव या किसी चीज़ से प्रतियोगिता में जीत जाएगा, लेकिन अगर उसके लिए एनवायरनमेंट ही नहीं है तो वो कितने दिन तक ज़िंदा रह सकता है? तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो भी नष्ट हो जाएगा। ठीक है। जीवित सजीव पुनरुत्पाद कर सकते हैं तथा अपनी भिन्न विशेषताओं के साथ नई प्रजाति का निर्माण करते हैं। अब जो जीवित वस्तु हैं वो रिप्रोडक्शन करेंगे, पुनरुत्पाद करेंगे, उनकी जनरेशन बढ़ती रहेगी, और इनमें विभिन्न विशेषताओं के साथ नई प्रजाति का निर्माण होता है। मतलब इसको हाइब्रिड बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। जैसे कि अगर एक इंडियन अगर एक फॉरेनर से शादी करे तो उसके जो बच्चे होंगे ना तो वो एकदम इंडियन के जैसे दिखेंगे और ना ही फॉरेनर के। तो वो जो थर्ड बंदा आ रहा है, जो थर्ड नई जनरेशन आएगी उन दोनों के आगे, वो उनमें अलग विशेषताएं होंगी। ठीक है। वो दिखेंगे अलग, उनका हर चीज़ अलग होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटेशन भी बोलते हैं इसको, जैसे कि इस चैप्टर में हम लोग ने आगे पढ़े। ठीक है। तो डार्विन का प्राकृतिक चयन का यह सिद्धांत, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, बहुत दिनों तक सर्वमान्य रहा, परंतु बाद में उसमें भी कुछ विषयों के संदर्भ में विरोध किया गया। मतलब कुछ दिन तक तो ये इसको लोगों ने माना, लेकिन आगे स्टडीज़ जब और बढ़ी तो फिर इसमें भी कमियां आई और बहुत सारे साइंटिस्ट लोग इसको विरोध किए। ठीक है। और ये विरोध क्यों किए? इसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जो पहला मुद्दा है वो प्राकृतिक चयन, यह एकमात्र मुद्दा
उत्क्रांति का आधारभूत अंग नहीं है। मतलब जो नेचुरल सिलेक्शन है, जो प्राकृतिक चयन है, वो एवोल्यूशन के लिए खाली एक ही चीज़, ये नेचुरल सिलेक्शन ही एवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एवोल्यूशन यानी उत्क्रांति के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो इसलिए एक ये रीज़न है जिसके वजह से डार्विन का जो नेचुरल सिलेक्शन था, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत था, वो बाइकआउट हो गया। दूसरा रीज़न है कि उपयोगी तथा निरुपयोगी परिवर्तनों का स्पष्टीकरण डार्विन द्वारा नहीं दिया गया। डार्विन ने इसमें जो यूज़फुल हैं या यूज़लेस जो मॉडिफिकेशन हो रहे हैं इंसानों में या किसी भी लिविंग में, किसी भी सजीव में, उसके बारे में डार्विन ने कुछ नहीं बताया। जबकि ऐसा होता है क्योंकि अभी इस चैप्टर में हम लोग ने आगे पढ़े हैं, पीछे पढ़ चुके हैं कि जो चीज़ अपने उपयोग में नहीं आता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। जैसे इंसान में अपेंडिक्स है, अंतपुच्छ, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे, ऐसा माना जाता है। तो ये दूसरा इनका ड्रॉबैक था जिसकी वजह से इनकी थ्योरी जो है वो गलत प्रूव हुई। और तीसरा जो रीज़न है वो ये है कि धीमी गति से होने वाले परिवर्तन तथा तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन, इनका उल्लेख नहीं किया गया। फिर भी डार्विन द्वारा उत्क्रांति के विषय में किया गया वर्क, किया गया कार्य मील का पत्थर साबित हुआ। मतलब जो धीमी गति, कुछ परिवर्तन होते हैं जो बहुत धीमी गति से होते हैं और कुछ परिवर्तन होते हैं जो तीव्र गति से होते हैं। इन परिवर्तन का जो ये जो परिवर्तन होते हैं इनके बारे में डार्विन ने कोई बात नहीं की, इसलिए इनकी थ्योरी डिस्कार्ड हो गई, बाइकआउट हो गई। लेकिन फिर भी डार्विन का ये जो एवोल्यूशन का एक ये प्राकृतिक सिद्धांत है एवोल्यूशन में, ये बहुत अच्छा साबित हुआ था और ये एक माइलस्टोन में, मतलब मील का पत्थर साबित हुआ, एकदम अच्छा साबित हुआ था। लेकिन कुछ रीज़न के वजह से ये थियरी को अमान्य कर दिया गया, ठीक है। और डार्विन जो वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक का परिचय जो है, मतलब डार्विन का पूरा नाम क्या है, कब पैदा हुए, कौन थे डार्विन, वो नीचे इधर दिया हुआ है इसमें, ठीक है, जैसा आप ये देख सकते हैं। तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन इनका पूरा नाम था। इनका जन्म 1809 में हुआ और इनकी मृत्यु 1882 में। यह एक अंग्रेज जीवशास्त्री थे। इन्होंने उत्क्रांति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने प्रतिपादित किया कि सजीव की सभी प्रजातियां एक समान पूर्वजों से क्रमशः एवं हजारों वर्षों के कालखंड में विकसित हुए हैं। इस विकास के लिए प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जिम्मेदार है, इसे ऐसा उन्होंने प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो अभी हम लोग ने ऐसा पढ़ चुके हैं। डार्विन, ओके, सो डार्विन के बाद एक दूसरे साइंटिस्ट ने अपनी थियोरी दिया। वो साइंटिस्ट का पूरा नाम था जीन बाप्टिस्ट लैमार्क। इनका जन्म 1744 में हुआ और इनकी मृत्यु 1829 में हुआ, ठीक है। उत्क्रांति के पीछे उन सजीवों का प्रयत्न जिम्मेदार होता है, ऐसा विचार लैमार्क इन्होंने रखा। मतलब जो एवोल्यूशन है वो सजीव जो होते हैं वो कैसा अपने को, अपना फ्यूचर ढाल रहे हैं, अपने को कैसे वो निर्माण कर रहे हैं, अपने को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, वो चीज़ डिपेंड करती है एवोल्यूशन के लिए, ठीक है। ये एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे। इन्होंने यह बताया कि प्रत्येक प्राणी अथवा वनस्पति अपने जीवन काल के दरमियान परिवर्तन होते हैं और उनकी अगली पीढ़ी में ये परिवर्तन पहुंचाए जाते हैं और अगली प्रत्येक पीढ़ी में भी ऐसा परिवर्तन होते रहता है, ठीक है। अब इनकी थियरी की बात करते हैं। इन्होंने क्या थियरी दिया, तो लैमार्कवाद यानी लैमार्किज्म ये थियरी था।
अब इस थियरी में इन्होंने बताया कि उत्क्रांति होते समय सजीवों के शरीर रचना में परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन उस सजीव द्वारा किए गए प्रयत्न अथवा किए गए आलस पर निर्भर होता है, ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, इसका मतलब क्या, इनके हिसाब से, लैमार्क के हिसाब से जो एवोल्यूशन है, जो उत्क्रांति है, ये उसके शारीरिक परिवर्तन, शरीर की रचना में परिवर्तन जो होता है उस पर डिपेंड करता है। मतलब जो अगर कोई सजीव कोई चीज़ कर रहा है, मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो अगर इंसान पैदा होता है, ठीक है, अब इंसान को कैसा बनना है, कोई जिम करता है अपनी बॉडी को मेंटेन रखता है, कोई आलस की वजह से अपने बॉडी को मेंटेन नहीं रख पाता, अपनी फिटनेस को नहीं कर पाता, तो जो अपने को जैसा ढालेगा वैसा उसके आगे वाली पीढ़ी में होएगा। जैसे कि अगर आप एज अ स्टूडेंट, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आप डॉक्टर हो, आपकी कोई प्रोफेशनल है, आप किसी प्रोफेशन में हो, तो आपके आने वाले जो पीढ़ी है वो आपसे इंस्पायर होंगे और आपके जैसा ही कुछ बनेंगे। मतलब वो अनपढ़ तो नहीं रहेंगे, है ना। तो जो चीज़ जैसे जैसे अपना प्रयत्न करेगा उस हिसाब से उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा और वही प्रभाव नेक्स्ट जनरेशन में जाते रहेगा। ठीक है, इसे इन्होंने इंद्रियों का उपयोग या अनुपयोग का सिद्धांत बताया, मतलब यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन बताया इन्होंने। तो यहाँ जिराफ का इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, आगे हम लोग देखते हैं क्या है। तो इसके भी आगे जाकर इन्होंने ऐसा कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी जिराफ अपनी गर्दन तान कर पेड़ों के ऊपर की पत्तियां खाने के कारण लंबी गर्दन वाला बना। उसी प्रकार से लोहार के कंधे घनों के प्रहार से मजबूत हुए। शुतुरमुर्ग जो है, ईमू आदि पक्षियों के पंख उपयोग में न लाने के कारण कमज़ोर हुए। हंस बत्तखों के पैर पानी में रहने से तैरने योग्य हुए, अथवा सांप ने बिल में जाने योग्य शरीर रचना करते करते अपने पैर गंवा दिए। ये सभी उदाहरण उपार्जित विशेषताएं, मतलब अक्वायर्ड कैरेक्टर इस स्वरूप की होने के कारण ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संक्रमित होती गई। यही उपार्जित परिवर्तन के संक्रमण का सिद्धांत या लैमार्क का सिद्धांत या थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स बोलते हैं। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि जिराफ का जो गर्दन था वो पहले छोटा था, लेकिन जब इनको खाना नहीं मिला ज़मीन पे, तो ये ऊपर पेड़ पे पत्ते को खाने के लिए अपने गर्दन को ऊपर उठाए। ठीक है, अब जब वहाँ का खाना ख़त्म हो गया तो ये अपना खाना खाने के लिए अपना गर्दन और ऊपर उठाए। तो ये अपने गर्दन का उपयोग ऊपर ऊपर करते गए और इसके वजह से इनका गर्दन जो है वो धीरे 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 बढ़ते गया। ऐसे ही लोहार जो घन चलाता है, उसके घन चलाने की वजह से उसके जो कंधे हैं, उसके जो शोल्डर हैं वो मजबूत हुए। और इन्होंने और भी एग्जांपल दिया, जैसे शुतुरमुर्ग होता है, ईमू हो गया, ये जो सब पक्षी हैं ये उड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इनके जो पंख हैं वो इन्होंने यूज़ में कभी नहीं लाया। ठीक है, वैसे ही हंस और बत्तख हैं, ये पानी में रहते हैं, तो इनके जो पैर हैं वो पानी में रहने के वजह से तैरना सीख गए। सांप, इनके हिसाब से सांप जो हैं वो उनके पहले पैर थे, लेकिन वो सांप बिल में जाने के लिए, जो सांप है वो बिल में जाने योग अपनी बिल में रहता है, तो वो सांप जो है वो बिल में जाने के लिए अपनी शारीरिक रचना को बदलते गया और धीरे धीरे उसके पैर जो है वो गंवा बैठा। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ आ रही है ये पैदा होने के बाद हो रहा है ना। मतलब जिराफ का गर्दन बड़ा हुआ तो वो उसकी कोई पहले की पीढ़ी नहीं थी जो जिसकी गर्दन बड़ी थी। पैदा होने के बाद इसको खाना नहीं मिला, वो अपने गर्दन का ऊपर उठा उठा के यूज़ करने लगा, इसलिए इसकी गर्दन बड़ी हो गई।
तो इस थियोरी को इसको इन्होंने उपार्जित विशेषता यानी अक्वायर्ड कैरेक्टर्स वो होते हैं जो बर्थ यानी पैदा होने के बाद अपने अंदर आए, और एक होता है कैरेक्टर्स उसको हम लोग इन्नेट बोलते हैं। इन्नेट मतलब माता पिता के अंदर से आया हुआ विशेषताएं, और अक्वायर्ड कैरेक्टर्स वो होता है जो अपने को बर्थ के बाद मिले। ठीक है, तो इन्हीं कारणों ये जो उन्होंने इस स्वरूप में ये बताया कि ये जो एक बार हो गया, मतलब अब एक जिराफ की गर्दन लंबी हो गई, तो अब ये जो लंबी गर्दन है वो उनके जनरेशन में जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को इन्होंने थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स बताया या उपार्जित परिवर्तन के संक्रमण का सिद्धांत बताया। इसे हम लोग लैमार्कवाद का सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। आगे विशिष्ट स्वरूप के प्रयत्नों से शरीर अंगों का विकास अथवा प्रयत्न न करने के कारण धीरे धीरे नष्ट होना मान्य हुआ, परंतु उसका पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमण अमान्य हुआ, क्योंकि स्वयं में लाए गए परिवर्तन नई पीढ़ी को नहीं दिए जाते। इसकी बार बार जांच की गई और लैमार्क के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत गलत साबित हुआ। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आप अपना जितने भी कैरेक्टर्स एक्वायर्ड होते हैं, जो पैदा होने के बाद होते हैं, जो पैदा होने के बाद हुए, वो अपने पीढ़ी को नहीं दी जा सकती। मतलब अगर आप डॉक्टर हो तो आप अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं पैदा करोगे, वो बॉर्न डॉक्टर नहीं होगा, पैदा डॉक्टर नहीं होगा। अगर वो चाहेगा अपने स्टडी के हिसाब से तो वो डॉक्टर बनेगा, नहीं वो ऐसा हो सकता है और टीचर भी बन सकता है, वो नहीं भी पढ़ सकता है, वो इंजीनियर भी बन सकता है। तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, राजा का बेटा राजा, ये कैरेक्टर्स नहीं दिया जा सकता। ठीक है, और भी बहुत सारे रीज़न आए और धीरे धीरे ये बार बार जांच होते गया, और बाद में लैमार्क की थियोरी जो उन्होंने दिया था उसको भी गलत साबित कर दिया। ठीक है, तो सजीवों के जीवन काल में जो विशेषताएं उन्होंने संपादित की है वे संतान की ओर संक्रमित हो सकती हैं। इसे ही संपादित गुणों का अनुवंश कहते हैं। मतलब जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाए उसको ही अनुवंश कहते हैं। बोलते हैं ना कि ये इनका वंश जो है ऐसा ही है, तो ये इन्होंने बताया। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है जाति उद्भव या फिर स्पेसिएशन। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें क्या है कि प्राणी और वनस्पति के विभिन्न प्रजातियों का निर्माण या उत्क्रांति का ही एक परिणाम है। और जाहिर सी बात है अभी पूरे चैप्टर में हम लोग ने पढ़ चुके हैं, तो ये आपको समझना इजी है कि जितने भी प्राणी या वनस्पति हैं उनकी अलग अलग जातियाँ होती हैं, और ये जातियाँ क्यों पॉसिबल हैं, क्योंकि उत्क्रांति हुआ है या फिर एवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, भी प्राकृतिक निषेचन द्वारा फलनक्षम संतान निर्माण कर सकने वाले सजीवों के समूह को जाति कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा प्राणी जिसको प्राकृतिक निषेचन करे, मतलब प्राकृतिक सिलेक्ट करे, और वो सिलेक्शन में मतलब जो सिलेक्ट हो रहा है इसका मतलब ये कि वो इस पर्यावरण के लिए फिट बैठ रहा है। अब वो पर्यावरण फिट बैठ रहा है और वो अपने संतान का निर्माण कर रहा है, अपने रिप्रोडक्शन के हिसाब से रिप्रोडक्शन करता है और अपना एक जनरेशन बनाता है। तो हर प्राणी अलग अलग होते हैं। तो जैसे इंसान को पैदा कर रहा है, इंसान गाय जो है, गाय अपने रिप्रोडक्शन से गाय की जनसंख्या बढ़ा रही है। तो ये जो अलग अलग हैं इनका एक समूह बन रहा है ना, इनका एक समुच्चय है। तो ये अलग अलग जो हैं इनको जाति कहते हैं, इनको स्पीशीज कहते हैं। ठीक है, हम इस चैप्टर में आगे चैप्टर नंबर 6 में इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, प्रत्येक जाति विशिष्ट भौगोलिक स्थिति में बढ़ती है। ठीक है,
जाहिर सी बात है, हर जाति अपने अलग अलग भौगोलिक स्थिति में बढ़ती है। उनका आहार है, विहार, फलन क्षमता, प्रजनन, समागम, काल आदि भिन्न होते हैं। मतलब जो हर एक जाति जो होता है, हर एक स्पीशीज़ जो होता है, हर एक प्राणी जो होता है, उसका हर एक चीज़ अलग होता है। जैसे आहार मतलब फूड, विहार मतलब हैबिटेट, कहाँ रहता है, फलन क्षमता मतलब उसकी एबिलिटी क्या है, और प्रजनन यानी या फिर समागम मतलब उसका रिप्रोडक्शन, उनका बच्चा पैदा करने का तरीका क्या है। जैसे इंसान डायरेक्टली एक बच्चे को जन्म देता है, ठीक है, एक लेडी डायरेक्ट बच्चे को जन्म देती है, जबकि अगर पक्षी की बात करें तो वो अंडे देता है, फिर बाद में अंडे में से बच्चे निकलते हैं। तो सबका अलग अलग होता है, भिन्न होता है, ठीक है। इसी कारण जाति विशेषताएं अस्थाई बनी रहती हैं। जो एक जात की जो विशेषता होती है, पहचानने का अपने को देख लेंगे कि हाँ ये पक्षी है, अपने को देख के ही समझ में आती है, उसकी एक विशेषता है, तभी तो समझ में आती है। सांप को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा हाँ ये सांप है, पक्षी को देखेंगे समझ में आ जाएगा, इंसान को देखेंगे कि हाँ इंसान है। क्यों? क्योंकि सब अलग अलग हैं, सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं। परंतु एक जाति से दूसरी नई जाति का निर्माण होने के लिए जनुकीय बदलाव जिम्मेदार होता है। लेकिन अगर कोई नई, इसका मतलब अगर कोई नई जाति बनाना है तो इसके लिए जनुक यानी जेनेटिक बदलाव जरूरी है, ठीक है। जनुकीय बदलाव जिम्मेदार होता है। जैसे कि अगर एक इंडियन किसी फॉरेनर से शादी करे, उसकी मैरिज हो, तो जाहिर सी बात है जो जेनेटिक जो चीज़ें इंडियन में होंगे, उनके शारीरिक जेनेटिक चीज़ें जो होंगे वो फॉरेनर में नहीं है, ठीक है, उनमें कुछ बदलाव होगा। तो अगर इन दोनों के मिलन के वजह से जो बच्चे पैदा होंगे उनमें जेनेटिक चेंजेस रहेंगी, इसलिए जो बच्चा पैदा होगा वो फिर अलग दिखाई देगा, ठीक है। उसी प्रकार से भौगोलिक यानी ज्योग्राफिकल तथा पुनरुत्पादनीय बदलाव भी जिम्मेदार होते हैं। मतलब ज्योग्राफिकल चेंज और रिप्रोडक्शन चेंजेस की वजह से भी बदलाव होते हैं और ये जिम्मेदार होता है, ठीक है। उसी प्रकार सजीवों में भौगोलिक अथवा पुनरुत्पादनीय विभाजन होने पर भी कालांतर में जाति परिवर्तन या जाति उद्भवन या स्पेशिएशन होता है, ठीक है। विभाजन मतलब क्या? आइसोलेशन, अलग करना, ठीक है। अब मैंने अभी बताया कि भौगोलिक अथवा मतलब जियोग्राफिकल चेंजेस, जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं, अगर मैं मुंबई में रहता हूँ और जो कोई व्यक्ति कश्मीर में रहता है, तो दोनों की भौगोलिक चीज़, जोग्राफिकल चीज़ें जो है वो चेंज हो गई हैं, तो दोनों में बदलाव दिखेगा, ठीक है। और जो रिप्रोडक्शन है वो अलग है। तो ये दोनों चीज़ जो होती हैं, ये दोनों चीज़ें जो है रिप्रोडक्शन और ज्योग्राफिकल चेंजेस, ये दोनों के वजह से भी जाति में परिवर्तन होता है, ठीक है। उसी को हम लोग स्पेसिएशन या जाति उद्भव बोलते हैं, ठीक है। इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक अब हम लोग पढ़ेंगे, जो कि है मानवीय उत्क्रांति या ह्यूमन एवोल्यूशन। मतलब इंसान कैसे बना, इंसान कैसे इवॉल्व हुआ, इंसान की उत्क्रांति कैसे हुई, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो उत्क्रांति के कारण अत्यंत सरल एक कोशिकीय सजीव से लेकर आज तक ज्ञात सभी जैव विविधताओं का सृजन हुआ दिखाई देता है। इसमें मानव वंश की शुरुआत संक्षिप्त निम्न आकृति के द्वारा दी गई है। कहाँ दी गई है? ये, ठीक है, इसके बारे में बता। तो इसका मतलब क्या है? जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो जीवन यहाँ स्टार्ट हुआ वो एक कोशिकीय वस्तु था, वो पानी में, ओशियन में सबसे पहले दिखाई दिया, ठीक है। तो करीब करीब 7 करोड़ वर्ष पूर्व जब अंतिम डायनासोर का विनाश हुआ, तब बंदर के जैसे दिखने वाले प्राणी उनसे भी अधिक प्राचीन, ऐसे थोड़े बहुत आधुनिक लेम्यूर के जैसे दिखने वाला प्राणियों से विकसित हुए होंगे, ठीक है। लेम्यूर क्या? लेम्यूर ये
आप यहाँ सब देखो, लेम्यूर जैसे प्राचीन प्राणी, ठीक है, करीब करीब 7 करोड़ वर्ष पहले, 7 करोड़, कैन यू इमेजिन, 7 करोड़, ठीक है। उसके बाद 4 करोड़ वर्ष पूर्व अफ्रीका के इस बंदर जैसे, ये अफ्रीका के बंदर थे, ठीक है, 4 करोड़ वर्ष पूर्व अफ्रीका के इस बंदर जैसे प्राणियों की पूंछें नष्ट हो गई। तो ये जो प्राणी था 4 करोड़ बाद, कितने, 4 करोड़ बाद इनके जो पूंछ थे वो नष्ट हो गए। तो आप देख रहे हैं कि एक पूंछ को नष्ट होने में कितना साल लग रहा है, 400 करोड़, ठीक है, 4 करोड़ वर्ष, 4 करोड़, 1 2 3 लाख, 10 लाख, फिर करोड़, इतने। तो जो ह्यूमन में अपेंडिक्स है उसको भी नष्ट होने के लिए बहुत टाइम लगेगा, जो कि हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। नष्ट हुई, उनके मस्तिष्क, जो उनका मानसिक डेवलपमेंट है वो बढ़ते गया, तो उनके मस्तिष्क का आकार बड़ा होकर उनका विकास हुआ। हाथों में पंजों से हाथों में के पंजों, जो हाथ के पंजे होते हैं, हाथों के पंजों में सुधार हुआ तथा वे एप जैसे प्राणी दिखने लगे। एप क्या होते हैं वो भी हम लोग चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे, वहाँ पे एनिमल का क्लासिफिकेशन है, उसमें एप आते हैं, ठीक है। एप मतलब जो ऐसे चल सकते हैं खड़े होके, एप जैसे प्राणियों का विकास हुआ। कालांतर में ये शुरुआत के एप जैसे प्राणी दक्षिण तथा आग्नेय एशिया में पहुँचे तथा अंत में गिबन तथा ओरंग उटान में उनका रूपांतरण हुआ। मतलब ये जो एप जैसे दिख रहे थे वो एशिया और दक्षिण तथा आग्नेय एशिया में पहुँचे और वहाँ पे उन गिबन तथा ओरंग उटान में उनका रूपांतरण, उनमें परिवर्तन दिखाई दिया, उसमें परिवर्तन हुआ। शेष एप जैसे प्राणी अफ्रीका में ही अस्थायी हुए तथा लगभग 2.50 करोड़ वर्ष पूर्व उनसे चिंपैंजी तथा गोरिल्ला का उदय हुआ। मतलब ये जो ये जो एप थे, ये एप के बाद 250 करोड़ बाद चिंपैंजी और गोरिल्ला का एग्जिस्टेंस हुआ, ठीक है। तब ये गोरिल्ला और चिंपैंजी बने। उसके बाद लगभग 2 वर्ष करोड़ पूर्व एप की कुछ जातियों का विकास भिन्न रूप में होता हुआ दिखाई दिया और 200 करोड़ के बाद जो एप थे उनका अलग रूप में भी विकास दिखाई दिया उनकी जातियों का, ठीक है। अन्न ग्रहण करने के लिए, यानी खाना पाने के लिए, खाना भूख मिटाने के लिए और अलग अलग कार्यों के लिए उनके हाथों का अधिक उपयोग होने लगा, ठीक है। जब ये एप्स जो हैं वो अब 200 करोड़ वर्ष बाद विकास उनका हुआ, तब अपना अपने खाने के लिए और दूसरा काम करने के लिए अपने हाथों का उपयोग करना शुरू कर दिए, ठीक है। अभी शुष्क होने वाले वातावरण के कारण जंगल नष्ट होने लगे, मतलब सूखा पड़ने के कारण जो वातावरण में के जंगल थे वो लोग नष्ट होने लगे। तब ये ऐप पेड़ों से उतरकर, तो बंदर और ऐप्स जो है वो पेड़ों पे रह रहे थे, तो जब जंगल नष्ट हो रहा है तब पेड़ भी नहीं बचे। तब ये ऐप्स क्या किए, पेड़ों से उतरकर नीचे आए, उनके कमर की हड्डियों का विकास हुआ। इस तरह से हुआ कि वे घास वाले प्रदेशों में, मतलब जहाँ छोटे छोटे ज़मीन पे घास थे, उन प्रदेशों में सीधे खड़े रहने लगे, ठीक है। अब इन लोग खड़े होना सीख गए। तब उनके हाथ किसी भी उपयोग के लिए स्वतंत्र हो गए। जब ये खड़े होने लगे तब इनका हाथ जो हुआ, क्योंकि ये 4 पैर से चलते थे, जो एप्स होते हैं वो 4 पैर से चलते हैं, ठीक है। तब इनका जब ये खड़े होने लगे तब इनका हाथ जो है वो बचा, दूसरे काम के लिए स्वतंत्र हुआ।
ये हाथों का उपयोग करने वाले सीधे खड़े रहने वाले मानव सदृश प्राणी लगभग 2 करोड़ वर्ष अस्तित्व में आए। 2 करोड़ वर्ष पूर्व पहले तब अस्तित्व में आए ये, ठीक है। उसके बाद मानव सदृश प्राणियों की सबसे पहली अभिलिखित मानव सदृश प्राणियों की सबसे पहली अभिलिखित हमारे पास है, जो पूर्व अफ्रीका के और उत्तर भारत के रामापिथेकस इस ऐप की है, ठीक है। जो रामापिथेकस है ये पूर्व अफ्रीका में था। इसका मानव दृश्य मतलब मानव के दिखने वाले प्राणी, मानव जैसे सदृश प्राणी ये थे, तो इनकी अभिलिखित जो है हमारे पास है। आगे चलकर ये ऐप जो है आकार में बड़े हुए, मतलब साइज़ में बड़े हुए, और इनका जो दिमाग है, बुद्धिमान है, अधिक बड़ा हुआ, ठीक है, बढ़ा। और करीब 40 लाख वर्ष पूर्व दक्षिण अफ्रीका के ऐप का विकास हुआ। 40 लाख वर्ष पूर्व क्या हुआ? दक्षिण अफ्रीका के एप्स का विकास हुआ, ठीक है। और करीब 200 लाख वर्ष पूर्व इस मानव सदृश प्राणी की रचना मानव इस प्रजाति के सदस्य जैसी, अपने करीबी जैसी दिखाई देने वाली लगी। इस तरह से कुशल मानव तैयार हुआ। मतलब 20 लाख वर्ष बाद, उसके 20 लाख वर्ष बाद इनकी जो रचना थी थोड़ी अलग हुई और वो इंसान के करीबी जैसे दिखाई देने लगे। जैसे हम लोग इंसान हैं, हम लोग के जैसे नहीं, लेकिन इंसान के जैसे दिखाई देने लगे, ठीक है। और इसके बाद करीब 15 लाख वर्ष पूर्व सीधे चलने वाले मानव का विकास हुआ, ठीक है। उनका एशिया खंड के चीन तथा इंडोनेशिया इस भाग तक अधिवास रहा होगा, ठीक है। अब करीब 1 लाख वर्ष तक सीधे चलने वाले मनुष्य का मस्तिष्क जो है वो बड़ा होने की दिशा में उनका विकास होते रहा तथा उसने अग्नि की उपयोग का खोज किया। मतलब और 1 लाख वर्ष बाद, ठीक है, इनके मस्तिष्क का विकास हुआ और ये आग जलाना सीखे, ठीक है। आग कैसे जलाते हैं उनकी खोज हुई इनके वजह से, ठीक है। और आग कैसे जलाते थे? 2 पत्थर से आग इन लोग जलाते थे, ठीक है। और करीब 50,000 वर्ष पूर्व के मानव का मस्तिष्क लगभग पूर्णतः विकसित हो चुका था और उसके 50 वर्ष बाद मानव की जो बुद्धिमान होता है, जो इंसान का मस्तिष्क होता है, वो पूरी तरह से विकसित हो चुका था और इंसान होमोसेपियन स्पीशीज़ है, इस वर्ग का सदस्य मानने योग्य हो चुका था। जब इनका मस्तिष्क पूरी तरह से विकसित हो गया तब ये एक इंसान है, एक मानव है, इसका सदस्य मानने लगे, ठीक है। ओके, उसके आगे क्या है? निएंडरथाल मानव, ये दिख रहा है, निएंडरथाल मानव या बुद्धिमान मानव इस वर्ग का पहला उदाहरण माना गया। तो जो बुद्धिमान मानव बने, जिसको हम लोग बुद्धिमान मानव या होमोसेपियन के वर्ग में डाले, उनमें से सबसे पहला जो मानव था वो निएंडरथाल मानव था, ठीक है। करीब 50 वर्ष पूर्व क्रो मैग्नन मानव अस्तित्व में आया। इसके बाद निएंडरथाल मानव है, उसके बाद जो दूसरा आया वो क्रो मैग्नन मानव अस्तित्व में आया तथा उसके बाद यह विकास पहले की अपेक्षा तीव्र गति से होता गया। मतलब पहले क्या हुआ, धीरे धीरे हुआ, और जब ये निएंडरथाल और उसके बाद क्रो मैग्नन आया, उसके बाद जो एवोल्यूशन हुआ, जो विकास हुआ, वो बहुत तेज़ी से होते गया, ठीक है। और करीब 10,000 वर्ष पूर्व बुद्धिमान मानव खेती करने लगे
ठीक है। जानवरों के झुंड पालने लगा। उन्होंने बस्तियों का निर्माण किया। फिर संस्कृति का विकास हुआ। संस्कृति मतलब अलग अलग जाति बनने लगे, अलग अलग संस्कृति होने लगी, पूजा पाठ होने लगा। करीब 5000 वर्ष पूर्व लिखने की कला का आविष्कार हुआ और 5000 वर्ष बाद कैसे लिखते हैं इसका आविष्कार हुआ तथा इस इतिहास की शुरुआत हुई। ठीक है। और करीब 400 वर्ष पूर्व आधुनिक विज्ञान का उदय हुआ और 4 वर्ष बाद, ठीक है, आधुनिक विज्ञान का उदय हुआ, आधुनिक विज्ञान का निर्माण हुआ। और 2 वर्ष बाद क्या हुआ? औद्योगिक समाज की शुरुआत हुई। औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रीज़ की शुरुआत हुई। अभी हम यहाँ तक आए हैं, फिर भी आज तक मानव वंश के उद्गमन के विवरण की खोज जारी है। और हम लोग यहाँ तक आए हैं, अभी तक बन चुके हैं। अब एक हम इंसान हैं, हर एक चीज़ की सलाहियत रखते हैं, लेकिन फिर भी मानव वंश के उद्गमन, मानव वंश का विकास, उद्गम कैसे हुआ मानव, उसके विवरण की खोज जारी है। ठीक है। तो आज ये हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। ठीक है।